हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो हिंदी के स्टूडेंट के लिए महा मैराथन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम आप लोगों को 50 नंबर जो है बिल्कुल पक्का कर देंगे, क्योंकि इसमें हम आप लोगों को 11 टॉपिक बताने वाले हैं। हिंदी के ये 11 टॉपिक जो कि पार्ट 2 का वीडियो है। आप लोगों को भी पता होगा कि हिंदी दो भागों में डिवाइड है। एक है सेक्शन ए यानी खंड का, एक है सेक्शन बी यानी खंड खा। तो ये दो भागों में डिवाइड है। तो सेक्शन ए का वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं और इसके सभी टॉपिक्स की एक एक टॉपिक की इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने वाले हैं। सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस वीडियो में हमने 50 नंबर आपका कंफर्म कर दिया था। इस वीडियो में भी हम 50 नंबर कंफर्म कर देंगे। तो 50-50 यानी 100 नंबर का आपका पेपर होता है, खासकर हिंदी का। तो इसमें दो भागों में डिवाइड है, दोनों भागों को कंप्लीट करना है। तो ये इससे पहले हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। और जिन भी स्टूडेंट का 100 में से 95 प्लस का टारगेट है वो आज का वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो पार्ट 2 है यानी संस्कृत व्याकरण का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम 11 टॉपिक को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है आप लोग देखिए, सबसे पहला टॉपिक है संस्कृत गद्यांश, यानी संस्कृत गद्यांश को बोर्ड एग्जाम में किस तरह से हल करते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। ये आपका 7 नंबर का है। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है हमारा संस्कृत पद्यांश श्लेष करके श्लोक, यानी पद्यांश कह लीजिए या श्लोक कह लीजिए। ये भी आपका 7 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है। तीसरा है रस, रस भी आपका 2 नंबर का। उसके बाद में अलंकार भी 2 नंबर का, छंद भी 2 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में आ जाता है आपका निबंध, जो कि 9 नंबर का पूछा जाता है। संधि विच्छेद 3 नंबर का, समास 2 नंबर का और प्रत्यय ये भी 2 नंबर का। लास्ट में हमारा बचता है 2 टॉपिक। नंबर 10 पर है आपका विभक्ति परिचय, ये भी 2 नंबर का। उसके बाद में 11 पर है पत्र लेखन। ये नया टॉपिक ऐड हुआ है 2024 के सिलेबस के अनुसार। ये पहले नहीं था, खासकर जो साहित्यिक हिंदी लिए हैं उन स्टूडेंट के लिए। तो 50 नंबर की तैयारी के लिए चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा संस्कृत गद्यांश। देख सकते हैं संस्कृत का अब हम क्या है, ये हमारा गद्यांश दिया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में मैं दिखा दूं आपको किस तरह से गद्यांश पूछे जाते हैं पेपर में, ताकि आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड का करके दिया हुआ है, यानी यहाँ पर आपका 50 नंबर से सारा सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। यानी खंड का वाले में 50 नंबर हमने कंफर्म कर दिया। यदि आपने स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए वो वीडियो भी चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, लगभग 1 घंटा से ऊपर का वीडियो होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है 100 में से आपका 95 प्लस क्या है, 100 में से 95 प्लस मार्क्स आपकी बिल्कुल भी पक्का हो जाएगा। बहुत ही जेन्युइन तरीका हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि पेपर को किस तरह से हिंदी के हल करते हैं। तो खंड का में आप देख सकते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में क्या है, अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ आपको हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए 5 नंबर आपको अनुवाद करने में, यानी हिंदी में जब आप अनुवाद करेंगे किसको, यानी ये आप देख सकते हैं गद्यांश दिया हुआ है, उसको आपको हिंदी में जो, जैसे हम पहले वाले को हल करना चाहते हैं यानी गद्यांश को इसका हिंदी में अनुवाद करना चाहते हैं, तो जब हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर हमें एग्जामिनर देगा, 2 नंबर देगा। यानी ये गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है इसके बारे में, यानी संदर्भ लिखने के बारे में। तो टोटल 7 नंबर का हमारा एक गद्यांश होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गद्यांश दिए जाते हैं, यानी अथवा करके, चाहे आप ये ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए, दोनों में आपको एक ही करना है, जिसके लिए एग्जामिनर आपको 7 नंबर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक पर्टिकुलर गद्यांश को ले लिया है जो कि संस्कृत का गद्यांश है, और यहाँ पर देख सकते हैं हमने नंबर लिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें गद्यांश को क्या है पढ़ना है, क्योंकि हमें संदर्भ में हिंदी में अनुवाद करना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या होता है। देखिए महामनस्विनी, देखिए क्या है, यहाँ पर आप पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महामनस्विनी मदन मोहन मालवीय जन्मा प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार भवत, अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, संस्कृत सामान्य विद्वान अस्ति, अया प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालिया राज्य के विद्यालय मेयोर सेंट्रल
महाविद्यालय चा शिक्षा प्रयाया अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरभद्रवान युवक मालवीय स्वीक्रियेण प्रभावपूर्ण भाषणेन जननान मसासी अमोहत। तो ये कुछ इस प्रकार से संस्कृत गद्यांश दिया हुआ है। मैं बता दूं, ये जो गद्यांश लिया गया है, जो चैप्टर का नाम है वो नाम है मदन मोहन मालवीय, यानी महामना मालवीय, जिसको हम मदन मोहन मालवीय जी भी कहते हैं, महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। अब देखिए, हमें पता तो चल गया स्टूडेंट कि हमने ये जो गद्यांश लिया गया है किस चैप्टर से यानी किस पाठ से लिया गया है। तो संस्कृत गद्यांश से क्या है ये लिया गया है, जो आपका एक गद्यांश है संस्कृत गद्यांश से लिया गया है। अब हमने ये पता चल गया। अब देखिए, हमें सात संदर्भ क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सात संदर्भ हमें हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर हम एक प्रकार से इस तरह से हेडिंग डाल देंगे, 1 नंबर डाल देंगे हेडिंग, और उसके बाद में क्या करेंगे, ब्लैक स्केच भी आप बोर्ड एग्जाम में लेकर जाइएगा, नहीं तो ब्लैक पेन लेकर जाइएगा। और बोर्ड परीक्षा में आप कलरफुल पेन का यूज नहीं कीजिएगा। हम यहाँ पर आपको जितने भी कलरफुल पेन का यूज करके दिखा रहे हैं वो सब क्या है, आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। आप बोर्ड एग्जाम में ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग डाल दे रहा है, ब्लैक पेन से डाल देना क्या है, राइटिंग में लिखिएगा संदर्भ, क्या डाल देंगे हम यहाँ पर ब्लैक पेन से राइटिंग में संदर्भ लिख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, स्केल की सहायता, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, स्केल की सहायता से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर देखिए, मैं स्केल भी ले सकता हूँ बोर्ड एग्जाम में। आप स्केल की सहायता से, नहीं तो आप अंडरलाइन भी कर दीजिएगा इस तरह से। देखिए, अंडरलाइन करने से ये होता है कि क्या है, कॉपी की सुंदरता दिखती है, कॉपी की सुंदरता दिखती है भैया, तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। और जब एग्जामिनर खुश होगा तो आपका काफ़ी मार्क्स जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में इम्प्लीमेंट होगा और बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इस गद्यांश का क्या है, ये जो संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है, इसको लिए 2 नंबर हमें दिया जाएगा संदर्भ लिखने के लिए। तो संदर्भ देखिए, संस्कृत का संदर्भ किस तरह से लिखेंगे, ये देखिए प्रस्तुत गद्य खंड, यहाँ पर देखिए प्रस्तुत गद्य खंड, क्योंकि गद्य से है, जब श्लोक यानी पद्यांश वाला होगा तो वो पद्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तुत गद्य खंड, हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, क्योंकि अब ये संस्कृत भाग से लिया गया है कि अब यहाँ पर हम प्यारा सा क्या करेंगे, ब्लैक पेन से, यहाँ पर अब देखिए मैं आपको जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पुस्तक क्या है, पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, क्योंकि ये संस्कृत से लिया गया है। तो संस्कृत भाग, यहाँ पर इसको हमें ब्रैकेट के अंदर कर देना है, संस्कृत भाग के महामना। अब यहाँ पर देखिए के महामना, इसको भी हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, महामना मालवीय, महामना मालविया, इसको भी हम ब्रैकेट में कर देंगे। देखिए, उसके बाद में नामक पाठ से क्या है, अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित, नामक पाठ से क्या है, अवतरित है। सिंपल सा सिर्फ हमने संदर्भ लिखा है, और जब आप इतना लिख देंगे स्टूडेंट तो आपको 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। अब यहाँ पर देखिए संदर्भ हमने किस तरह से लिखा है कि प्रस्तुत गद्यखंड हमारी क्या है, गद्यखंड से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक की संस्कृत भाग से महामना मालवीय, यानी चैप्टर का नाम है महामना मालवीय नामक पाठ से क्या है, अवतरित है। बस आपको इतना लिखना है। अब ये देखिए, ये हमें पता है कि महामना मालवीय, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो गलती करते हैं बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। और आपको क्या करना है, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर, आपको ये गलती भी बोर्ड एग्जाम में नहीं करना। देखिए यहाँ पर दिया होगा, मैं दिखा दूँ आपको, 2 दिया होता है। तो एग्जामिनर को भैया कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा हल किया है, तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा क्या है, यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर इस तरह से आप लिख दीजिएगा, ऊपर ही लिख दीजिएगा, हमने गलती कर दी है तो ऊपर ही आप लिख दीजिएगा। क्या कीजिएगा, ऊपर आप ब्लैक पेन से, अब जैसे कि यहाँ पर है
देखिए क्या है, महामन ईस्वी, क्या है, महामान ईस्वी। तो यहाँ पर हम इसे प्रकार से लिख देंगे, महामन ईस्वी, महामन ईस्वी। उसके बाद में क्या कर देंगे, डॉट डॉट कर देंगे। डॉट डॉट करने के बाद में जो लास्ट में जो शब्द बनता है, यहाँ पर देखिए मनासी अमोहयत। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मनासी अमोहत, अमोहयत। हाँ, अभी इस तरह से जब हम लिख देंगे तो एग्जामिनर को एक की पॉइंट पता चल जाएगा कि हाँ भैया बच्चे ने ये वाला किया, यानी फर्स्ट वाला किया या सेकंड वाला किया है। जब आप इतना लिख देंगे तो हाँ एग्जामिनर को पता चल जाएगा। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर दिया क्या हुआ है, देखिए हमने संदर्भ तो लिख दिया है, यानी संदर्भ तो हमने लिख दिया है। हिंदी में इसका अनुवाद कर लेते हैं, यानी जो ये दिया हुआ है गद्यांश संस्कृत का, इसको हमें हिंदी में अनुवाद करना है, यानी एक एक इसका मीनिंग हमें निकालना है। तो मीनिंग देखिए किस तरह से निकला हुआ है, यहाँ पर देखिए अनुवाद में, देखिए हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में हल करना है। काफ़ी जेन्युइन तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए अनुवाद में क्या है, महामना ब्रैकेट में देखिए महाबुद्धिमान मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, सम्मानित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, जो इन्होंने कौन, मदन मोहन मालवीय जी ने ही क्या है, संस्कृत में इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय में क्या है पढ़ाना आरंभ कर दिया, क्या है पढ़ाना आरंभ किया। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से क्या है मनुष्यों को मन मोह लेते थे, यानी हम जैसे लोगों को, जो मदन मोहन मालवीय जी है वो क्या है प्रभावपूर्ण अपने वाणी से क्या है मन मोह लेते थे। तो ये इसका, यानी ये जो संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है, इसका पूर्ण सार इसका इस प्रकार से इसका अनुवाद किया गया है। और जब आप इस तरह से अनुवाद कर देंगे तो आपको क्या है एग्जामिनर भैया 5 नंबर दे देगा। 5 नंबर आपको इसका मिल जाएगा और 2 नंबर आपको यानी संदर्भ का मिल जाएगा। तो टोटल आपका 7 नंबर जो है एक संदर्भ क्या है, एक संस्कृत के गद्यांश में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हमें हल करना है। अब चलिए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो क्या है स्टूडेंट। अब हमारा आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण श्लोक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप श्लोक भी कह सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर श्लोक भी या पद्यांश में। मैं दिखा दूँ बोर्ड की कॉपी में किस तरह से पूछा जाता है, परीक्षा में किस तरह से पूछा जाता है। देखिए खा नंबर करके दिया हुआ है, निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी जो श्लोक है इसको भी आपको क्या करना है, संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें भी आपको 7 नंबर दिया जाएगा, वही फॉर्मूला रहेगा 5 नंबर हिंदी में अनुवाद करने के लिए और 2 नंबर आपको जो संदर्भ लिखेंगे उसके लिए दिया जाएगा। यहाँ पर भी आपका 2 ही पूछा जाता है, यानी दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर महत्वपूर्ण श्लोक दिया हुआ है। अब ये पर्टिकुलर एक श्लोक रख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए ये श्लोक को मैं पढ़ लेता हूँ, फिर सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि क्या होता है। देखिए भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या और गीताण क्या है, गीतवाण भारती तस्या ही मधुरा काव्य और तस्मादपि सुभाषितम। तो आपने यदि आपने पढ़ा होगा क्या है जो संस्कृत का पद्यांश यानी श्लोक जो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये इस चैप्टर से लिया गया है। नहीं पढ़ा है तो मैं भी आपको बता दूं, ये जो चैप्टर का नाम है, कौन सा चैप्टर है ये बताइए स्टूडेंट, यदि आपको पता है कौन सा चैप्टर है, सुभाषी रत्नान। याद रखिएगा काफ़ी चर्चित चैप्टर है, क्या है सुभाषित रत्नान चैप्टर से लिया गया है श्लोक। और बोर्ड एग्जाम में जो सुभाषित रत्नान जो चैप्टर है इससे एक ना एक श्लोक आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें जो भी वो भी अप्लाई होता है, यानी 7 संदर्भ हमें इसमें भी हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए 5 नंबर क्या है अनुवाद के, 2 नंबर श्लोक के दिया जाता है। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में श्लोक को किस तरह से हल करेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। पहले ये लगा देना है क्योंकि वहाँ पर 2 दिए होते हैं, यानी अथवा करके 2 दिए होते हैं। तो जैसे भैया आपको ऊपर वाला नहीं आता है, यानी पहले वाला जो नहीं आता है, हमें सेकंड वाला आता है। तो सेकंड वाले के लिए हमें करना क्या है, सिंपल सा कीजिएगा, आप कॉपी में लिखिएगा। यहाँ पर 2 अक्षर हमें उठा लेना है, यहाँ किसका, यहाँ पर देखिए भाषासु, भाषासु मुख्या, यहाँ पर देखिए भाषासु मुख्या, उसके बाद में डॉट 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 करके
डॉट 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 करके यहाँ पर हमें इसका लिख देना है, यानी एग्जाम्पल को एक वो पता चलना चाहिए कि हाँ हमने भैया ये वाला हल किया है, ये वाला हमने श्लोक को हल किया है। एग्जामिनर को जब पता होगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और आपको 7 नंबर देकर वो क्या है आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए हमें एक की पॉइंट हमें पता चल गया है और एग्जामिनर को हमने एक की पॉइंट दे दिया है कि ये श्लोक को हमने हल किया है, यानी इसका हिंदी में अनुवाद क्या है उस संदर्भ भी दिया है। अब कीजिए क्या, हमें संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखने के लिए सिंपल सा करने का है, आपको 1 नंबर आप डाल दीजिएगा वहाँ पर, नहीं तो आप स्टार भी इस तरह से भी बना सकते हैं। उसके बाद में करना क्या है, संदर्भ लिखना है हमें यहाँ पर प्यारा सा, हमें मोटे काले अक्षरों में यहाँ पर संदर्भ लिखना है। उसके बाद में नीचे अंडरलाइन कर देना है हमें। अंडरलाइन जब करते हैं तो कॉपी क्या है हमें अच्छी दिखती है हमारी कॉपी। तो संदर्भ देखिए वहाँ पर हमने जो गद्य खंड वाला हल किया था संस्कृत का, वहाँ पर दूसरे तरीके से हल किया था, संदर्भ को हल किया था। अब यहाँ पर हमें दूसरे तरीके से संदर्भ को हल करना पड़ेगा क्योंकि ये श्लोक है। तो इसके लिए करना क्या, हमें सिंपल सा यहाँ पर करना है, प्रस्तुत श्लोक क्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी यहाँ पर देखिए प्रस्तुत, देखिए प्रस्तुत श्लोक, यहाँ पर श्लोक दिया है तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, श्लोक हमारा श्लोक पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक यहाँ पर देखिए हमारी, आपको इसी तरीके से लिखना है बोर्ड एग्जाम में भी। पाठ्य राइटिंग में आप जब भी स्टूडेंट लिखिएगा राइटिंग में लिखिएगा क्योंकि एग्जामिनर राइटिंग पर ही फोकस करता है। तो पाठ्य पुस्तक क्या है, पाठ्य पुस्तक के संस्कृत, यहाँ पर देखिए पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग ही, क्योंकि ये संस्कृत से लिया गया है तो संस्कृत भाग हमें लिखना कंपलसरी है। देखिए संस्कृत, उसके बाद में क्या लिखेंगे संस्कृत भाग, फिर इसको हमें अंडरलाइन कर देना है दोनों तरफ से। संस्कृत भाग में संकलित, संस्कृत भाग में संकलित, संकलित। अब हमें जो चैप्टर का नाम है कौन सा चैप्टर से लिया गया है, सुभाषित रत्नानी, तो इसको हमें लिख देना है प्यारा सा मोटे काले अक्षरों में लिख देना है। क्या लिख देना है, सुभाषित, सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी। इसको भी हमें अंडरलाइन कर देना है, यानी ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। सुभाषित रत्नानी पाठ से क्या है अवतरित है, पाठ से क्या है अवतरित, अवतरित। देखिए हमने संदर्भ को लिख दिया कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक की संस्कृत भाग से संकलित सुभाषित रत्नानी पाठ से क्या है ये श्लोक के अवतरित है, यानी हमें ये पता चल गया। अब हमें क्या है इसका हिंदी में मीनिंग निकालना है कि इसका हिंदी में मीनिंग एक्चुअली होता क्या है। जैसे दिया हुआ कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती, तो इसका हमें हिंदी में मीनिंग निकालने के लिए इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो अनुवाद करेंगे, अनुवाद जब करेंगे तब हमें 5 नंबर दिया जाएगा। 2 नंबर तो हमारा यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं इसका हिंदी अनुवाद। देखिए इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, जो भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान मधुर और अलौकिक है, उसमें ब्रैकेट में देख सकते हैं अधिक मधुर उसका काव्य है, और उस ब्रैकेट में देखिए काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन या सूक्तियाँ हैं। तो ये आपका जो श्लोक है सुभाषित रत्नानी चैप्टर से, श्लोक एक पर्टिकुलर हमने श्लोक उठा लिया है और इसी श्लोक का हमने हिंदी में अनुवाद कर दिया है। बस आपको इतना ही कर देना है और आपका 7 नंबर एग्जामिनर में क्या है बोर्ड एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा और एग्जामिनर आपको 7 नंबर देकर वो आगे बढ़ जाएगा, ज़्यादा झंझट नहीं पालेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, श्लोक को हल करना है। अब चलिए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो क्या आ जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आ चुका है वो आ चुका है रस, यानी बोर्ड एग्जाम में रस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको भी पता होगा रस छंद अलंकार ये 2-2 नंबर का पूछा जाता है। फ़र्क इतना रहता है कि रस आपका अलग हो जाएगा 2 नंबर का, छंद अलग हो जाएगा 2 नंबर का, और अलंकार अलग हो जाएगा 2 नंबर का। 2 नंबर का आपका 2 में दिया जाता है। देखिए बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है मैं दिखा दूँ ताकि सारा डाउट आपका क्लियर रहे।
यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। यानी ये रस है तो वीर रस अथवा करुण रस का क्या है, परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हमें इसके लिए क्या है, 1 नंबर परिभाषा का दिया जाएगा, 1 नंबर उदाहरण के लिए दिया जाएगा, टोटल 2 नंबर हमारा कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अथवा लगा, जैसे हमें ये वाला नहीं आता है तो हमें करुण रस का पता है, तो करुण रस का यहाँ पर देखिए हमने करुण रस का परिभाषा लेकर आया हूँ। अब दोनों में से एक करना है, जैसे आपको एक आता है एक नहीं आता है तब भी आपका 2 नंबर जो है कन्फर्म है। तो करुण रस का देखिए परिभाषा देख लेते हैं, को बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से करुण रस का परिभाषा लिखना है। देखिए करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है तब क्या है, करुण रस की निष्पत्ति होती है। ये करुण रस का परिभाषा होगा कि करुण रस का जो स्थायी भाव कौन सा है, शोक है। शोक नामक जब स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में जो संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। परिभाषा लिख दिया, 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसका उदाहरण देखिए किस तरह से लिखना है। हमें उदाहरण भी काफ़ी अहम होता है, उदाहरण जब लिखेंगे तब भी हमारा 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उदाहरण यहाँ पर देखिए गलत हो चुका है, यहाँ पर ये देखिए गलत हो चुका है, तो इस तरह से हम लिखेंगे उदाहरण। देखिए उदाहरण किस तरह से लिखेंगे, हम उदाहरण को लिखकर दिखा देते हैं, फिर सारी चीज़ें हम आपकी बात डिस्कस करेंगे। देखिए मणि खोयो भुजंग सी जननी, ये भी आप लिख सकते हैं, या तो जथा पंख विन खग अतिदीना फन कविवर कन हीना, और असमन जीवन बंद विन जो जड़ दिए जियावर मोही, ये वाला भी आप लिख सकते हैं। तो मैं एक प्रकार से उदाहरण इसका लिखकर दिखा देता हूँ। देखिए मणि खोयो क्या है, मणि खोयो भुजंग सी जननी, मणि खोयो भुजंग। यहाँ पर देखिए राइटिंग में आप लिखिएगा भुजंग सी जननी, हमारी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, भुजंग सी जननी, और फंसा पटक रही थी, फंसा पटक रही थी शीश, फंसा पटक रही थी शीश, फंसा पटक रही थी शीश। यहाँ पर एक लाइन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में क्या है, और अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको क्या किया न्याय। यानी यहाँ पर देखिए क्या न्याय किया तुमने जगदीश, क्या न्याय किया, यहाँ पर देखिए क्या न्याय किया तुमने जगदीश, तुमने जगदीश। तो ये देखिए उदाहरण है जो करुण रस का उदाहरण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करुण रस का उदाहरण दिया हुआ है कि करुण रस का उदाहरण इस प्रकार से दिया हुआ है कि शोक है। अब इसका उदाहरण देखिए कि मणि खोयो भुजंग सी जननी, और फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो ये इसका उदाहरण है, करुण रस का परिभाषा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से है, कॉपी में भी आपको इसी तरीके से लिखना है, करुण रस का परिभाषा और उदाहरण सेम इसी तरीके से लिखेंगे, तब आपको 2 नंबर जो है कन्फर्म हो जाएगा। तो रस में आप देख सकते हैं हमारा 2 नंबर जो है कन्फर्म हो चुका है। अब चलिए देखते हैं क्या है अलंकार। अलंकार भी आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अलंकार भी क्या है 2 नंबर का पूछा जाता है। परिभाषा उदाहरण सहित, यानी परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। मैं दिखा देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किस तरह से पूछा जाता है, यानी परीक्षा में किस तरह से पूछा जाता है बोर्ड की। यहाँ पर देखिए श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, यहीं पर भी आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो ये जितने भी 1-1, 2-2 नंबर वाला प्रश्न है, काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि हम इसको छोड़ दें, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1 नंबर से आप टॉपर भी बन सकते हैं, 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं। तो 1-1 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और स्टूडेंट इससे पहले यदि आपने हमारा जो फर्स्ट वीडियो यानी सेक्शन ए वाला वीडियो, तो वो वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, और आज का ये वीडियो आप लोग देख ही लिए रहे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और 2 घंटे का यानी 1 घंटे का वो वीडियो और 1 घंटे का ये वीडियो, 2 घंटे का वीडियो क्या है आपका 100 नंबर, 100 में से 95 प्लस क्या है
मार्क्स कंफर्म कर देगा। मैं जितने भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, यदि आप ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखिएगा और ऐसे ही सारी चीज़ें जो है मैं बता रहा हूँ, चाहे गद्यांश हो पद्यांश हो, लिखने का तरीका आपको इस तरह से लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको क्या है प्रोवाइड होंगे। और स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और लाएंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। अब देखिए हमारा अलंकार आ चुका है, तो अलंकार में जैसे हमने एक पर्टिकुलर अलंकार के ले लिया है, क्या हमने एक अलंकार को ले लिया जिसका नाम है रूपक अलंकार। वहाँ पर भी अथवा दिया होता है, तो हमें एक ही करना है। तो जैसे कि अलंकार है रूपक अलंकार, रूपक अलंकार का परिभाषा देखेंगे, फिर इसका हमें उदाहरण देखेंगे। देखिए रूपक अलंकार का परिभाषा है कि जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। काल्पनिक आभेद जब कोई आरोपित किया जाए तो क्या होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो ये रूपक अलंकार का परिभाषा है। अब यहाँ पर हमें उदाहरण लिखना है, तो उदाहरण के लिखने के लिए सिंपल सा करेंगे क्या, यहाँ पर हम डालेंगे यहाँ इस तरह से, क्या डालेंगे, उदाहरण। इस तरह से हम हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद में नीचे ब्लैक पेन से क्या है अंडरलाइन कर देंगे। अब उदाहरण हमें लिखना है रूपक अलंकार का, तो रूपक अलंकार का उदाहरण देखिए किस तरह से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूपक अलंकार है। और 2-2 नंबर का होता है अलंकार आपका, ज़्यादा बड़े में नहीं होता। काफ़ी स्टूडेंट इसी में घबरा जाते हैं, लेकिन आपको भैया घबराना नहीं है। तो देखिए मैं इसका एक प्रकार से उदाहरण लिख कर दिखा देता हूँ, नीले पेन से लिख देता हूँ। देखिए गिरा अनिल मुख पंकज रोके, गिरा अनिल मुख, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, पंकज रोकी। उसके बाद में क्या है, प्रकट न लाज, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, निशा अवलोकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अलंकार को लिख दिया है, अलंकार का परिभाषा हमने बता दिया है और इसका उदाहरण भी बता देते हैं। 1 नंबर तो हमें कंफर्म हो चुका है किसमें, परिभाषा में। उदाहरण देखिए कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, तो इसका उदाहरण है रूपक अलंकार का। एक और उदाहरण है जो कि आप लोग सुनकर भी याद कर सकते हैं कि उदत उदगिरी मंच पर और रघुबर बाल पतंग और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग, क्या है, बिकसे संत सरोज सब और हर्षे लोचन भ्रंग। ये एक रूपक अलंकार का भी एक प्रकार से क्या है उदाहरण है। तो कई सारे उदाहरण होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर उदाहरण है और सबसे आसान उदाहरण है, इसको याद भी करना सबसे आसान है। रूपक अलंकार का परिभाषा भी याद करना सबसे क्या है, आसान है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी हमें 2 नंबर कन्फर्म हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमने परिभाषा दे दिया है और उदाहरण दे दिया है। अब चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है छंद। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का पूछा आता है, 2 नंबर का पूछा आता है। तो 2 नंबर में हमने क्या है, रस को देख लिया यानी करुण रस को। दूसरे में हमारा अलंकार यानी किसको, अलंकार का देख लिया है, जो हमारा अलंकार था रूपक अलंकार। अब हमारा लास्ट में बचता है छंद, ये भी 2 नंबर का पूछा आता है। तो टोटली हमारा 6 नंबर कन्फर्म हो जाता है रस, छंद और अलंकार में। तो छंद में देखिए, छंद में हमने एक पर्टिकुलर क्या है छंद को ले लिया जिसका नाम है चौपाई। क्या नाम है, चौपाई नाम है। इसको भी हमें परिभाषा और उदाहरण देना है। तो चौपाई में सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। देखिए परिभाषा क्या है, चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। जो चौपाई है इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो देखिए हमें ऐसे समझ में नहीं आएगा, हमें परिभाषा तो हमने बता दिया है कि ये परिभाषा है, उदाहरण को भी देखना पड़ेगा। उदाहरण जब हम देखेंगे फिर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये क्या कहना चाहते हैं और हम क्या कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए चौपाई तो हमने बता दिया, अब इसका उदाहरण देखिए लिख कर मैं दिखा देता हूँ उदाहरण, फिर सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे आपके बीच में। देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे उदाहरण, प्यारा सा मोटे अक्षरों में ब्लैक स्केच से। देखिए फिर इसको अंडरलाइन कर देंगे। उदाहरण को हम लिख देंगे कि उदाहरण क्या है इसका, चौपाई का, क्योंकि 16-16 मात्राएं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो देखिए चौपाई का हमने एक प्रकार से इसका मैं वो लिख देता हूँ उदाहरण। देखिए शिशु शब राम प्रेम बस जाने, क्या है, देखिए शिशु शब
शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रेम बस जाने। उसके बाद में क्या है, प्रीति समेत, यहाँ पर देखिए प्रीति समेत निकेत बखाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, यहाँ पर हम दो तरह से इसे दो गुणवर्ण लगा देंगे। यहाँ पर देखिए, अब देखिए शिशु समेत एक हमारा एक लाइन हो चुका है, नीचे भी एक लाइन हमें लिखना पड़ेगा तभी जरूरी होगा। निज निज रुचि सब, यहाँ पर देखिए क्या है, निज निज रुचि, निज रुचि सब ले, निज रुचि सब ले बुलाई, सहित स्नेह राम दो भाई, सहित स्नेह राम दो भाई, ये नहीं होगा, राम दो भाई। अब यहाँ पर देखिए हमने उदाहरण लिख दिया। अब इसे हमें मात्रा लगाना है, क्योंकि मात्रा जब लगाएंगे तभी जाकर कंप्लीट हो जाएगा छंद, चौपाई छंद। अब यहाँ पर देखिए इसमें बताया क्या गया है कि 16 यानी ये देखिए 16 मात्राएं होती, बीच में आप देख सकते हैं हमने गैप कर दिया, ये देखिए यहाँ पर गैप हुआ है। तो चलिए मात्रा लगाकर दिखा देते हैं कि इसका मात्रा किस तरह से लिखेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। देखिए शिशु, यहाँ पर देखिए एक मात्रा है, देखिए इसका जब एक मात्रा है शिशु, यहाँ पर देखिए एक मात्रा है, इसमें भी आपका एक मात्रा हो जाएगा। सब में आप देख सकते हैं कोई मात्रा नहीं है, राम में भी कोई मात्रा नहीं है। यहाँ पर राम में एक मात्रा, देखिए ये वाला बड़ा आ का मात्रा है, तो राम में बड़ा आ का मात्रा है, तो ये हमारा 2 वाला आ जाएगा, यानी 2 जब हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में प्रेम में भी आप देख सकते हैं क्या है, प्रेम में भी मात्रा है, तो इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद में बस, उसके बाद में क्या है, बस जाने में 2 मात्रा है, देखिए यहाँ पर बड़ा का मात्रा है एक, उसके बाद में क्या है, ए का मात्रा है, देखिए 2 हमारा यहाँ पर लग जाएगा। फिर देखिए प्रीति में भी है, और इसके बाद में क्या है, इसमें भी एक मात्रा आ जाएगा हमारा। उसके बाद में देखिए समेत, एक इसमें और इसमें देखिए क्या है, ए का मात्रा समेत। उसके बाद में निकेत में भी एक, उसके बाद में निकेत में यहाँ पर देखिए 2 मात्रा हो जाएगा, क्योंकि एक का वाला एक ये वाला। उसके बाद में ता, फिर एक देखिए एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ का और ए का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे सेम हमारा नीचे वाला भी आ जाएगा, नीचे वाले में भी 2, उसके बाद में इसमें निज में भी 2, उसके बाद में रुच में भी 2, उसके बाद में क्या है, सब में भी 2, लेह में आपका आ जाता है एक, ये देखिए ए वाला मात्रा, और एक लेह, इसमें भी आपका एक। बोलाई में क्या है, एक मात्रा। फिर यहाँ पर देखिए अंत में 2 गुणों, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर परिभाषा में कि 16 मात्राएं तथा अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं, तो मैं आगे बताऊँगा कि गुरुवर्ण क्या होते हैं। उसके बाद में देखिए साहित्य में क्या है, साहित्य में भी सेम आपका सारा प्रोसेस यही रहेगा, एक मात्रा। फिर उसके बाद में देखिए एक इसमें स्नेह में आप देख सकते हैं क्या है, एक का मात्रा है। उसके बाद में राम में भी क्या है, बड़ा ऊ का मात्रा है एक। उसके बाद में 2 में क्या है हमारा एक, इसमें लग जाएगा। भाई में हमारा 2 मात्रा आ जाएगा। अब देखिए मैंने किस तरह से लगाया, देखिए यहाँ पर 16 मात्राएं बताई गई थी, तो यहाँ पर हमें 16 मात्राएं मिल जानी चाहिए। तो देखिए उल्टा गिनेंगे हम, 2 2 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर देखिए यहाँ तक जो हमारा है 16 नंबर हमारा क्या है, 16 मात्राएं कंफर्म हो चुकी हैं। ये 2 गुरुवर्ण है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 गुरुवर्ण है, ये जो लास्ट में 2 2 नंबर वाला आता है यही 2 गुरुवर्ण है। सेम इसमें भी हम देखते हैं कि क्या इसमें भी क्या है 16 मात्राएं हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16। तो इसमें भी क्या हो गया 16 मात्राएं। यहाँ पर देखिए 16 मात्राएं इसमें भी कंफर्म हो चुकी हैं। तो 16 मात्राएं इसमें, 16 मात्राएं इसमें, और सेम इसमें भी आपका 16 मात्राएं, यहाँ तक भी आपका 16 मात्राएं हो जाएंगी और यहाँ तक भी आप 16 मात्राएं हो जाएंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ें क्या है
समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि छंद को किस तरह से हमने हल किया है। बस आपको इसी तरीके से परिभाषा लिखना है कि चौपाई छंद में आप देख सकते हैं ये चौपाई का परिभाषा था। ऐसे पर्टिकुलर दोहा का भी अलग परिभाषा होगा, कुंडलिया का भी अलग परिभाषा होगा, उसके बाद में सोरठा का भी अलग परिभाषा होगा। तो अलग अलग पर्टिकुलर में अलग अलग सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो उदाहरण आपको सेम इसी प्रकार से मात्रा लगाना है, सारी चीज़ें हमने बता दिया है छंद में, आप देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, खासकर जो क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट है। क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए निबंध आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का निबंध पूछा जाता है। और जो मैं निबंध आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। क्या है? पर्यावरण की प्रदूषण समस्या और समाधान। देखिए बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, मैं दिखा दूं। ये देखिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या है निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है जिसके लिए क्या है एग्जामिनर आपको 9 नंबर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनर आपको 9 नंबर देगा। अब देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है, चारों में से किसी एक पर करना है, तो ये हम तीसरे वाले पर कर रहे हैं कि प्रदूषण की समस्या और उसके समाधान यानी निवारण। तो यहाँ पर देख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान है। और स्टूडेंट आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान किस तरह से है। सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है, क्या डालना है? प्रस्तावना। हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद में क्या है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के बारे में सबसे पहले प्रस्तावना में बताएंगे कि ये इसकी समस्याएं हैं। देखिए जो हम चारों ओर क्या है परिवर्तित किए गए हैं। तो सबसे पहले पर्यावरण का क्या है परिभाषा देखेंगे प्रस्तावना में कि इसका अर्थ होता क्या है, इंट्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं। देखिए जो हम चारों ओर परिवर्तित क्या है, जो हम चारों ओर परिवृत्त किए हुए हैं वही हमारा पर्यावरण क्या है, पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है क्योंकि ये प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन क्या है, प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। जो पर्यावरण की समस्या है प्राचीन एवं मध्यकाल भारत के लिए क्या है अज्ञात थी। रॉबर्ट कोच ने कहा था, जो रॉबर्ट कोच जी हैं ने कहा था एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। क्या है? जो रॉबर्ट कोच हैं इन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से क्या है संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है कि वो दुखद दिन क्या है अब आ चुका है। तो ये प्रस्तावना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन थोड़ा, ये पर्यावरण प्रदूषण के बारे में थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन था। ये इस तरह से इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं। आप देखते हैं एक्चुअली में कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है, यानी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या होता है प्रदूषण का। ये देखिए स्वच्छ वातावरण में ही, स्वस्थ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जो स्वस्थ वातावरण है इसमें ही जीवन का विकास जो है संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। क्या है? जो पर्यावरण का निर्माण है ये प्रकृति के द्वारा होता है और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ये प्रदूषित वातावरण जीवधारियों के लिए क्या है, जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण को, जो जनसंख्या का असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को क्या है जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता की विनाश का क्या है संकट उत्पन्न हो गया है। तो ये एक प्रकार से प्रदूषण का अर्थ है, आप देख सकते हैं। प्रदूषण का अर्थ आपको इतने ही शब्दों में लिखना है। देखिए 9 नंबर का निबंध है तो आपको कम से कम 2 से यानी 250 से आपको 300 शब्दों में एक निबंध इसको लिखना है। 9 नंबर का सवाल है भैया, तो आपको हिंदी में निबंध में इतना लिखना ही पड़ेगा 250 से 300 शब्दों में। तो इसका हमने प्रदूषण का अर्थ बता दिया है। अब देखिए प्रदूषण के प्रकार होते कितने हैं, क्योंकि प्रदूषण का प्रकार भी जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको भी देख लेते हैं कि प्रदूषण का प्रकार कितने प्रकार का होता है। देखिए आज के वातावरण में
प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। जो आज का वातावरण है यानी प्रेजेंट टाइम के वातावरण में प्रदूषण जो है निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। सबसे पहला यानी का के रूप में देखिए, हम क्या है नंबर वाइज भी कर सकते थे, लेकिन नंबर वाइज हमने क्या है प्रस्तावना में एक नंबर डाल दिया था, फिर हमारा जो नंबर आएगा आगे आएगा, लेकिन ये प्रदूषण के प्रकार बताए गए हैं तो इस प्रकार से हमने का नंबर डाल दिया है। कॉपी में और आपकी बुक में भी यही तरीके से दिया गया है। तो देखिए सबसे पहला जो प्रदूषण है वो वायु प्रदूषण है। अब देखिए वायु प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए क्या है शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है। जो जीवधारी होता है ये क्या है सांस के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। देखा जाए अनेक हानिकारक गैस भर गई हैं, यानी यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। देखा जाए अनेक हानिकारक गैस भर गई हैं जो फेफड़ों के लिए क्या है अत्यंत घातक हैं। तो ये वायु प्रदूषण क्या होता है हमने बता दिया कि वायु प्रदूषण किस तरह से होता है, ये आपको याद रखना है। वायु प्रदूषण के बारे में तो आपने देख लिया। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्या जाता है वो देखिए वायु प्रदूषण के बारे में बताते हैं। अब हमारा आ जाता है खा नंबर यानी जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो होता है वायु के द्वारा होता है। जल प्रदूषण देखिए क्या है, जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के प्रथम क्या है वायु के बाद जो प्रथम आवश्यकता है वो जल की ही होती है। जल को जीवन कहा जाता है। जल का स्रोत हमारी सदा नीरा क्या है सदा नीरा नदियों, फिर भी हम देखते हैं जो है सदा नीरा नदियों से है। जल का स्रोत सदा नीरा नदियों से है। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े क्या है फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है। कचरा गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों को क्या है प्रदूषित करता हुआ सागर तक पहुंच रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर है जल प्रदूषण का कि जल प्रदूषण में जो नदियाँ होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा भैंस नहा रही हैं, वहीं पर काफ़ी लोग क्या है बाथरूम कर रहे हैं उसी पानी में और दूषित कर रहे हैं पानी को। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो जल है हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि कहा गया है जलम जीवनम, जल है तो कल है। जल भी क्या है फायदेमंद भी है और जल नहीं है तो कल भी है, यानी मर भी सकते हैं। उसके लिए क्या है जल जीवन भी है हमारा और जल क्या है हानिकारक भी है। हानिकारक किस लिए है स्टूडेंट, काफ़ी लोग देखा होंगे कि क्या होता है क्या है उसी के द्वारा सुनामी आ जाता है, तो वो अलग सारी चीज़ें अलग है। सबसे पहले हम देखिए जल प्रदूषण में बात करेंगे कि सदानीय नदियों से भी देखते हैं कि बड़े बड़े जो गंदे नहर हैं यानी नहर जो होते हैं उसको नावले और शिवरों द्वारा क्या है जो सागर में जोड़ दिए जाते हैं उन सभी चीज़ों को। और जो गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों को क्या है प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित है और इसको क्या है सागर तक पहुँचा रही है। तो ये जल प्रदूषण का एक प्रकार से खा नंबर पर हमने बता दिया। अब जो हमारा गा नंबर पर आ जाता है वो आ जाता है ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण होता क्या है एक्चुअली। देखिए ध्वनि प्रदूषण में देखिए ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। क्या है आज की जो है ध्वनि प्रदूषण एक नई समस्या है। इसके क्या है इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के क्या है संतुलन को बिगाड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। यानी ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, जो मोटरसाइकिल की यानी जो आप लोगों ने देखा होगा मोटरसाइकिल काफ़ी तेज़ी से चलते हैं तो जो उसकी आवाज़ आती है, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने के जो सायरन मशीन होते हैं यानी कारखानों में आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी इलेक्ट्रिक मशीन होती हैं, काफ़ी उस तरह से मशीन होती है जो काफ़ी ज़्यादा क्या है वॉइस को क्या है वॉयलेंस करती हैं, काफ़ी ज़्यादा वॉइस को क्या है प्रोड्यूस करती हैं, काफ़ी ज़्यादा वॉइस को उत्पन्न करती हैं। तो उन सभी मशीनों से और लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन से क्या है ध्वनि प्रदूषण होता है और ये ध्वनि को क्या है संतुलन को बिगाड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं ये सारी चीज़ें। तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में भी बता दिया। घ नंबर में हमारा रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है इसको भी देख लेते हैं। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। क्या है वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इसके विस्फोट से जो रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं उनके प्रकार
क्या है वायुमंडल में फैल जाते हैं उनके प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें लाखों लोग क्या है अपंग हो गए थे। इससे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यानी 1945 में जो अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे, इससे क्या नुकसान हुआ था? इससे नुकसान हुआ था जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपंग पैदा होते हैं, और उसका जो रेडिएशन है यानी किसका रेडियोधर्मी का जो रेडिएशन है वो आने वाले जो जनरेशन है उसको भुगतना पड़ रहा है। तो ये रेडियोधर्मी प्रदूषण है। अब हमारा लास्ट में आता है 8 नंबर रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण क्या होता है? देखिए 4-5 प्रकार की, अब जब आप इस प्रदूषण के प्रकार लिख देंगे तो आपका जो ऑटोमेटिक है, क्योंकि आपको बड़े में लिखना है। जब 9 नंबर एग्जामिनर भैया देगा तो 9 नंबर के लिए आपको छोटा मोटा नहीं लिखना है, उसको समझाना है कि भैया प्रदूषण एक्चुअली में होता क्या है। तो रासायनिक प्रदूषण के बारे में हम देख लेते हैं कि रासायनिक प्रदूषण क्या है। देखिए, कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयाँ और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ जल के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अनंत समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। जो रासायनिक प्रदूषण होते हैं इसमें बताया गया है जो अवशिष्ट होते हैं, यानी कारखानों के अवशिष्ट जो गंदगी होती है, अवशिष्ट जो द्रव्य होते हैं, और कीटनाशक दवाइयाँ और रासायनिक खादों से भी स्वस्थ जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये रासायनिक प्रदूषण है। देखिए हमने 5 प्रकार के प्रदूषण बताए हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, और रासायनिक प्रदूषण के बाद में रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो ये 5 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। अब हमारा जाता है प्रदूषण की समस्या तथा उसकी हानियाँ। हमने तो प्रदूषण का अर्थ देख लेता है। अब देखिए प्रदूषण की समस्या क्या है, एक्चुअली में समस्या इसकी क्या है और इससे हानियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, जो निरंतर यहाँ पर देखिए निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान के बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों की विनाश तथा औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या को पैदा कर दिया है। यानी देखिए पैदा कर दी है। कारखानों के धुओं से विषैले कचरे जो कारखाने के धुएं से विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्या ग्रस्त हो गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रदूषण की समस्या तथा उसकी हानियाँ में ये इसका इस प्रकार से भूमि है और इसका इस प्रकार से स्वरूप है, समस्या पैदा कर दी है। यहाँ पर देखिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को स्टूडेंट रोक कर भी सारी चीज़ें समझ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं प्रदूषण की समस्या का क्या है, समाधान क्या है। समाधान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमने ये जो एक ऐसा निबंध है आपकी स्टूडेंट हिंदी में, क्लास 12 हिंदी में, ये एक ऐसा निबंध है जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसको आप तैयार कर लीजिए। ये आपको याद रखिएगा कि 9 नंबर आपका धरा का धरा है, इसको आप पढ़ लीजिए, आपका हर साल काम आएगा। हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में जो हाई स्कूल के स्टूडेंट है वो भी इसको पढ़ लीजिए। तो समस्या का समाधान में देखिए, आज विश्व का प्रत्येक देश इस ओर सजग है। क्या है जो आज का प्रत्येक देश है ये इस ओर सजग है कि वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाना चाहिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। मानव को चाहिए कि वृक्ष और वनों को कुल्हाड़ियों का निशाना बनाने के बजाय, यानी जो वन है कुल्हाड़ियों का निशाना लगाने के बजाय उन्हें फलते फूलते देखे तथा सुंदर पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाने की बजाय उनकी सुरक्षा करें। साथ ही भविष्य के प्रति आशंकित होने का क्या है, जो साथ में भविष्य के प्रति आशंकित होने से खेतों और वनों को कम ना करना पड़े। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए कि कौन से प्रदूषण है और जल प्रदूषण का कौन सा उपाय है, वायु प्रदूषण का कौन सा उपाय है, ध्वनि प्रदूषण का, और जो काफ़ी रासायनिक प्रदूषण, उसके बाद में रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो इसके जो किए जाने के उपाय हैं इसको भी आपको जानना चाहिए और इसके प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। लास्ट में अब हमारा बचता है उपसंहार। जो उपसंहार होता है ये क्या होता है, इसके भी जानना स्टूडेंट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि एक्चुअली में उपसंहार होता क्या है। देखिए,
लास्ट में उपसंहार, इसको क्या कहते हैं, उपसंहार को हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी जो पूरा सार निकल कर आता है, जैसे कि हमारा जो है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान के बारे में। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद में और इन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ने के बाद में पूरा कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, ये उपसंहार में बताया जाता है। तो देखिए, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व क्या है, हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जोर शोर से चलाया जा रहा है तथा वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए भी कठोर नियम बनाए गए हैं। हम प्रदूषण से दुष्परिणामों से बच सके और बचाने में समर्थ होंगे जब इन सारी चीज़ों को हम करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण है इसके बारे में हमने सारी चीज़ें बता दिया है कि पर्यावरण प्रदूषण एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, हमने 5 पेज में लिखा है, लेकिन आपको बोर्ड की कॉपी में कम से कम 3 से 4 पेजों में आपको लिखना है। लिख देंगे तो 9 नंबर आपका कंफर्म है। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि 1 से 1.5 पेजों में कर दें, लेकिन भैया निबंध है, निबंध को आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि हाँ ये इतने शब्दों में है। वो पढ़ने तो जाएगा नहीं कि एक एक शब्द कर वो जाकर पढ़े कि हाँ ये 1 शब्द है, ये 2 शब्द है, ये 150 शब्द हुआ, ये 200 शब्द हुआ। एग्जामिनर को ये दिखाना है कि हाँ भैया हमने 250 से 300 शब्दों में लिखा है। 9 नंबर आपको तुरंत दे देगा, वो ज़्यादा झाम नहीं पालेगा। तो इस तरह से आपको निबंध लिखना है। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संधि विच्छेद। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक नंबर का, यानी जो संधि विच्छेद होता है ये एक नंबर का पूछा जाता है। 3 नंबर आपका कंफर्म हो जाता है संधि विच्छेद में। ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है तो काफ़ी आसानी हो जाता है संधि विच्छेद के प्रश्नों का आंसर देना। तो देखिए, फॉर्म में पूछा गया सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद का। हम सभी इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद का वीडियो बना रहे हैं। आप वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके लिए एक नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, नाविक का संधि विच्छेद होगा। हमने काफ़ी बार बताया है और ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मैं दिखा दूँ आपका बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये 3 प्रकार के दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 नंबर का ये दिया होता है, ये देखिए 3 प्रश्न होता है और 3 नंबर आपको संधि विच्छेद में तुरंत मिल जाता है जब इसका आंसर आप सटीक रूप से दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद में सबसे पहला संधि दिया हुआ है कि नाविक का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा, आपकी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। का है नौ प्लस इका, खा है नौ प्लस इक, गा है नाव प्लस इक, या गा नौ प्लस विक। तो नाविक का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, इनमें से आपका खा हो जाएगा। याद रखिएगा, 9 प्लस इक हो जाएगा नाविक, ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, सारा प्रश्न को जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आपसे स्टूडेंट यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कीजिए और जो संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद को भी ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि 1 नंबर वाला तो हम छोड़ देंगे। तो मैं उनके लिए बस यही बात करना चाहूँगा कि 1 नंबर आपके लिए भैया टॉपर हो सकते हैं। 1 नंबर का क्या है, 1 नंबर का अहमियत उससे पूछिए जो फर्स्ट डिवीज़न से रह जाता है, जो फर्स्ट टॉपर बनने से रह जाता है, और 1 नंबर से उस सब्जेक्ट में फेल भी हो जाता है। तो उससे पूछिए 1 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 नंबर आप बचाना सीखिए। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। हमारा वीडियो दिया है हिंदी में कि किस तरह से तैयारी करनी है, नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा है यह है दोगदा। देखिए, दूसरा है दोगदा का संधि विच्छेद क्या होगा, सही संधि विच्छेद क्या होगा दोगदा का। तो देखिए 2 प्लस धा, 2 प्लस धर, 2 प्लस धा या 2 प्लस धा। तो दोगदा का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा 2 प्लस धा हो जाएगा दोगदा का सही संधि विच्छेद। तीसरा है सच्चनम। क्या है, सच्चनम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सच्चनम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस चैनम। सच्चनम का ये संधि विच्छेद है। देखिए इतना ही आसान तरीका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से आपको बुक में और आपके क्वेश्चन बैंक में भी ज़्यादा से ज़्यादा संधि विच्छेद दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन बैंक वाला आप ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से काफ़ी पूछे जाते हैं संधि विच्छेद। चौथा है हमारा नमस्ते। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा, नम प्लस अस्ते, या खा नम प्लस अस्ते, या गा नम प्लस ते, या घा नम प्लस अस्ते। तो नमस्ते का जो सही संधि विच्छेद होगा क्या होगा स्टूडेंट, बताइए। इनमें से आपका नम प्लस ते हो जाएगा नमस्ते का सही संधि विच्छेद। देखिए 4 प्रश्न था संधि विच्छेद का, एक नंबर का
सिर्फ 3 ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कहाँ से पूछे जाए ये कोई किसी को नहीं पता है। बस आपको क्या करना है, विद्या क्वेश्चन को भी पढ़ना है और मैं भी जितने वीडियोज लाता हूँ अपने चैनल पर उसको भी आपको देखना है। के स्टूडेंट यानी जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इसमें क्या है, जो सामान्य हिंदी के स्टूडेंट होते हैं उनमें काफ़ी चेंजेस होते हैं संस्कृत व्याकरण में, और जो साहित्यिक हिंदी होते हैं उनमें की काफ़ी चेंजेस होते हैं। अब देखिए यहाँ पर समास विग्रह दिया हुआ है जो हमारा टॉपिक है, और ये 2 प्रश्न होते हैं, यानी एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है, 2 नंबर समास विग्रह में भी आपको दे दिया जाता है। तो देखिए समास विग्रह में सबसे पहला जो प्रश्न क्या पूछा गया है कि महावीर में प्रयुक्त समास है, कौन सा समास है ये आपको बताना है। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा तो काफ़ी आसानी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट है। और इसको देखिए, महावीर में जो प्रयुक्त समास है वो कौन सा समास है, तो देखिए इनमें से आपका कर्मधारण समास हो जाएगा। महावीर में जो प्रयुक्त समास है वो कर्मधारण है, यानी का विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है प्रतिदिनम। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी समास विग्रह को भी देखिए, क्योंकि जो आपका हिंदी व्याकरण है, जो है संस्कृत व्याकरण, जो संस्कृत व्याकरण है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यही सब दिए होते हैं, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिएगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, प्रतिदिनम। प्रतिदिनम में कौन सा समास है, अव्यय भाव या कर्मधारण या द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो यहाँ पर आपका जो 4 विकल्प दिए हुए हैं, यदि आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं पता है तो मैं बता दूँ, इनमें से आपका अव्यय भाव हो जाएगा राइट आंसर प्रतिदिनम में समास। तीसरा हमारा चंद्रशेखर में समास है, कौन सा समास है, चंद्रशेखर में। अब यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जो चंद्रशेखर है इनमें जो समास होगा ये बहुव्रीहि समास होगा। और आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट कितना आसान है, बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा समास किस में होगा, और ये आपके क्वेश्चन बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा दिया हुआ है, तो आप इसको हल कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं समास विग्रह को भी हमने हल कर दिया है। 3 प्रश्न को बताया, लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम में जेन्युइन 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है प्रत्यय। क्या आ चुका है, प्रत्यय आ चुका है, और ये भी 2 नंबर का होता है प्रश्न, यानी एक एक नंबर का 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्यय भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय में क्या होता है, यहाँ पर देखिए मतिमान, पहला प्रश्न दिया हुआ है प्रत्यय का कि मतिमान शब्द में प्रत्यय है, कौन सा शब्द है इसमें प्रत्यय में, जैसे कि स्वागतम। अब स्वागतम में त्वा लगा है, तो इसमें हमें क्या वाणी से हमें पहचानना होता है कि क्या होता है इसका अर्थ। जैसे प्रत्यय में मतिमान शब्द में प्रत्यय हमें बताना है, तो मतिमान जो शब्द में प्रत्यय हो जाएगा वो मतुप हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मतिमान मतुप, मति देखिए हमारी वाणी को कैच कीजिए कि मतिमान मतुप, तो ये मतुप हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है इसमें प्रत्यय का, पठनीय में प्रत्यय है, जो पठनीय है इसमें प्रत्यय क्या होगा, कत्वा, अनियर, सनाच, सानच या इनमें से नहीं। तो पठनीय में जो आपका प्रत्यय हो जाएगा स्टूडेंट याद रखिएगा, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा खा हो जाएगा, अनियर हो जाएगा, ये पठनीय में प्रत्यय है। तीसरा है कुत्वा। कुत्वा में जो प्रत्यय होगा कौन सा होगा, तुमुन होगा, कत्तु, कत्वा या इनमें से नहीं। तो कुत्वा कत्वा, बताइए यहाँ पर होगा इसका फिटिंग। देखिए आप इसको वाणी को कैच कीजिए हमारी कि कुत्वा कत्वा, यहाँ पर देखिए इसका सटीक उत्तर इसमें बैठता है, यानी गा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रत्यय है, आप देख सकते हैं। प्रत्यय में जैसे कि महत्वपूर्ण, महत्वा, स्वागतम, सुस्वागतम, तो इस प्रकार से जो वाणी निकलती है। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ। स्वागतम तो त्वा है, उसके बाद में महत्व में देखिए, मैं दिखा दूँ महत्व में, महत्व। अब यहाँ पर देखिए ये महत्व दिया हुआ है, अब यहाँ पर 4 विकल्प में महत्व आ जाता है, तो आ जाता है। जैसे त्वा आपका 1 नंबर पर है, तो आपको ये पता हो जाएगा कि हाँ भैया 1 नंबर वाला सही है, तो ये प्रत्यय हो जाता है। तो प्रत्यय भी आपका 2 नंबर का हमने क्लियर कर दिया, देख सकते हैं। आ चुका है विभक्ति परिचय। विभक्ति परिचय भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जो क्लास 12 किसके साहित्यिक हिंदी यानी आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 2 नंबर का प्रश्न होता है, यहाँ पर देखिए एक एक नंबर का 2 प्रश्न होता है, 2 नंबर आपको मिल जाता है विभक्ति परिचय में भी। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में किस तरह से विभक्ति परिचय पूछा जाता है, मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, ताकि आपका सारा जो डाउट है स्टूडेंट वो क्लियर रहे और आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। खासकर हमारे चैनल से यदि आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए
देखिए, रेखांकित पदों में से किसी एक पद पर प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, जिसके लिए आपको एक एक नंबर दिया जाएगा। यानी किसी एक पद का करना है, आपको 3 दिए हुए हैं, किसी एक को जैसे करना है तब आपको क्या है 2 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, किसी एक पद का क्या है संबंधित क्या है, इसके पद का नाम लिखना है तथा उसके संबंधित नियम को लिखना है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के तौर पर यहाँ पर देखिए मैं ले आया हूँ। जैसे पहला देखिए क्या है, गृह प्रति वृक्षासंत, गृह प्रति वृक्षासंत। अब इसका हिंदी में अनुवाद होता है कि घर के चारों ओर क्या वृक्ष है। अब देखिए गृह जो है इसमें क्या है मूड है, अब इसका हमें क्या है एक मूल रूप है। अब इसका हमें नियम लिखना है, क्या है विभक्ति जो परिचय है, गृह इसका मूल रूप है, तो इसका हमें एक प्रकार से नियम लिखेंगे। नियम के आधार पर ही सारी चीज़ें आधारित होती हैं। नियम देखिए क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं सूत्र कहते हैं कि अभिता परित समयानिकषा प्रतियोपी, क्या है अभित परित समयानिकषा प्रतियोगी। अब यहाँ पर देखिए अभित का अर्थ क्या होता है, अभित का अर्थ होता है चारों ओर या सभी, परित का अर्थ है सभी और, समाया का समीप, निकषा का निक्ष क्या है समीप, हा का शोक के लिए प्रयुक्त शब्द, प्रति और तरफ शब्दों के योग में क्या है द्वितीय विभक्त होती है। यानी ये द्वितीय विभक्त है। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया था पेपर में कि किसी एक पद पर क्या है, किसी एक पद पर प्रयुक्त संबंधित का नियम लिखे। तो पद पर जो ये शब्द का योग है वो कौन सा योग है, द्वितीय विभक्ति है ये। और गृह का यहाँ पर मैं एक एक मीनिंग का दिखा देता हूँ। जैसे कि गृह पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए गृह क्या है, गृह एक प्रकार से अभिता, गृह एक प्रकार से एक मूल रूप है, इसका सूत्र है और इसी के आधार पर सारी चीज़ें जो विभक्ति परिचय की ही आधारित होगी। सेम यही हमारा जो है जो पॉइंट है ग्रामा भी आप देख सकते हैं इसका मूल रूप से, और इसी के आधार पर हमें पता लगाया जा सकता है कि इसका सूत्र क्या होगा और इसका मीनिंग क्या होगा, कौन सी विभक्ति है, कौन सा परिचय है, सारी चीज़ें इसमें पता चल जाएंगी। दूसरे में जैसे कि ग्राम परिता और क्षेत्राणि संत, क्या है ग्राम परिता क्षेत्राणि संत, इसमें देखिए गांव के चारों ओर क्या है खेत है, जो गांव है इसके चारों ओर क्या है खेत है। तो ये ग्राम परिता क्षेत्राणि संत, इसी सूत्र पर ये भी प्रश्न आधारित है। 2 पूछा गया था, यहाँ पर एक ही करना था। जैसे कि हम ऊपर वाला ये कर देते हैं 1 नंबर वाला, तो 2 नंबर हमें एग्जामिनर दे देगा। इसी तरीके से विभक्ति परिचयों को हल करना है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमने बता दिया है, एक प्रकार से हमने पूर्ण रूप से पूरा सोल्यूशन दे दिया है विभक्ति परिचय का। नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है जो कि 2024 के सिलेबस के अनुसार, देखिए क्या है 2024 के सिलेबस के अनुसार ये नया जुड़ा हुआ है पत्र लेखन। खासकर ये पहले पत्र लेखन था सामान्य हिंदी में, लेकिन ये साहित्यिक हिंदी में पत्र लेखन जुड़ चुका है। तो इसको भी किस तरह से पत्र लेखन को लिखना है इसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए 8 नंबर का ये पत्र लेखन पूछा आता है, खासकर जो साहित्यिक हिंदी है। अब देखिए प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा, प्रश्न आपका ये इस तरह से रहेगा, मैं पत्र लेखन लिखकर बता देता हूँ। बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखना है इसी तरीके से लिखना है। देखिए आपका ये बोर्ड में क्या है प्रश्न दिया होगा, एक ये इस तरह से प्रश्न दिया होगा। देखिए क्या दिया हुआ है कि गत दिनों में आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, आए दिन चोरी और औरतें क्या है अपराध बढ़ने लगे हैं, आए दिन चोरी और औरतें के चैन खींचने की घटनाएं बढ़ रही हैं। उनकी रोकथाम के लिए क्या है, जो वो चोर हैं उनकी रोकथाम के लिए अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को पत्र लिखे। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा। यानी आपकी जो ये कॉपी है, यानी जो बोर्ड में कॉपी दिया जाता है, ये जो पेपर दिया जाता है, ये पेपर में ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इसमें देखिए क्या है, ये प्रश्न दिया हुआ है। अभी हमें क्या है एक पत्र लिखना है। आए दिन क्या है अपराध जो हमारे क्षेत्र या आपके क्षेत्र में, यानी ये एक प्रकार से क्या है एक मान लीजिए कि आए दिन आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं और आए दिन चोरी और औरतों के जो चैन, गले के चैन खींचने की घटनाएं सामने बढ़ रही हैं। उनकी रोकथाम यानी उनको रोकने के लिए, चोरों को रोकने के लिए अपने क्षेत्र में जो थाना प्रभारी हैं उनको पत्र लिखना है। तो देखिए पत्र किस तरह से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ये देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, यहीं से हमारा जो हमारा पत्र लिखने का सिलसिला स्टूडेंट स्टार्ट हो जाता है। करेंगे क्या, सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर सेवा में, ब्लैक पेन से आपकी कॉपी में जो हमें एक तरीका भी बता देता हूँ आपको कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखना है। देखिए आपको सेम इसी प्रकार से लिखना है। सेवा में क्या करना है, सबसे पहले सेवा में आप हेडिंग डालिए, उसके बाद में लिखिए थानाध्यक्ष महोदय। क्या लिख दिए, थानाध्यक्ष, थाना के जो अध्यक्ष हैं उनके महोदय, थाना सदर मेरठ, क्योंकि हमने क्या आपके बुक में जो दिया हुआ है, जो आपकी क्वेश्चन बैंक या बुक में यही दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए थाना अध्यक्ष महोदय थाना सदर मेरठ, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए।
उसके बाद में विषय क्या है, विषय है कि क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराधों का रोकथाम। ये एक प्रकार से विषय है इस पत्र लेखन का। इस तरह से हो गया। देखिए ये आपको याद रखना है, जो आप टॉप में जो वर्ड लिखेंगे, जो शब्द लिखेंगे उसको आपको ब्लैक करना है, फिर नीचे वाले 2 लाइन को आपको क्या करना है, नीले पेन से लिख देना है। विषय को आपको पूरा काला करके रखना है। क्या है, विषय को कि क्षेत्र में जो बढ़ते हुए अपराधों के रोकथाम के लिए हमें उपाय चाहिए, तो ये आपको करना है। उसके बाद में क्या करना है, संबंध लिखनी है। क्या है, संबंध लिखना है आपको। संबंध में क्या लिखना है, देखिए रोकथाम के संबंध में हमें ये करना है। अब यहाँ पर हमारा सारा खेल स्टार्ट हो जाता है महोदय। क्या है, महोदय से हमें सम्मानित करना, महोदय या मान्यवर, महोदय या मान्यवर। तो महोदय के साथ में देखिए क्या है, इसका हम सारा जो अपराध है वो किस गांव में हो रहा है, किस तरह से अपराध हो रहा है, इसके बारे में हम संक्षेप में क्या लिखेंगे, पत्र लेखन में लिखेंगे। तो देखिए, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान सदर क्षेत्र में निरंतर बढ़ रहे, जो ये पत्र है इस किसको कह रहा है भैया, पुलिस को कह रहा है। तो इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान सदर क्षेत्र में निरंतर बढ़ रहे अपराधों की ओर दिलाना चाहता हूँ। विगत 1 माह से इस क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं, यानी विगत 1 माह से क्या है, जो हमारा ये क्षेत्र है यानी इस क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, आए दिन घरों के ताले तोड़कर चोरी, क्या है, घरों के ताले तोड़कर चोर घरों में घुसकर वारदातों को क्या है, अंजाम दे रहे हैं। चोरों को क्या है, चोरों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि राह चलती महिलाओं के गले से चेन खींचने की घटनाएं भी आम बात हो गई है। बढ़ते अपराधों से महिलाएं डर के कारण घर से अकेले आने जाने का भी साहस नहीं कर जुटा पाती। क्या है, साहस नहीं जुटा पाती हैं। आपसे अनुरोध है, यानी किसको कह रहा है भैया, थानाध्यक्ष महोदय से, कि आपसे अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ा दें, यानी पुलिस का जो यानी तैनात कर दें, पुलिस चप्पे चप्पे जगह पर, यानी चौराहे पर, गली में, मोहल्ले में क्या है, पुलिस की क्या है, गश्त को बढ़ा दें। वे अपराधियों को पकड़ने की समुचित व्यवस्था का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दो, ताकि इस क्षेत्र के निवासी डर न जाए। यानी कहने का तात्पर्य है, जो ये जो पत्र लिखा है, ये कहने का उसका तात्पर्य है कि भैया क्या है, गांव वाले लोग भी न डरें, और क्या है, जो चोरों को भी बड़ी आसानी से पकड़ा जाए, तो उसके लिए क्या है, समुचित व्यवस्था का निर्देश संबंधित जो अधिकारियों को दें, ताकि इस क्षेत्र के निवासी जो है डर व असुरक्षा के घेरे से बाहर निकलकर सुख शांति में रह सकें। ये बात हो रही है। उसके बाद में क्या करेंगे, साथ धन्यवाद देंगे, जो वो पुलिस वाला है या थानाध्यक्ष के साथ धन्यवाद देंगे। दिनांक लिखेंगे कि भैया दिनांक है, दिनांक जो तारीख को आप देना चाहते हैं उस तारीख का आप दिनांक यहाँ पर लिख देंगे XYZ। उसके बाद में XYZ हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, वहाँ पर आप दिनांक लिख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, भवदी यानी जो लिख रहा है, जैसे कि हम लिख रहे हैं R.K. मिश्रा, यानी ये बुक में दिया हुआ है R.K. मिश्रा। अब जब हम लिखे होते हैं तो शिवम आर्य हमारा आ जाता है। तो R.K. मिश्रा कहाँ से लिख रहे हैं, M36 सदर बाजार मेरठ, यानी M36 बाजार मेरठ से ये पत्र लिखा गया है। और देखिए पत्र किस तरह से लिखा गया है, सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है। किताबी भाषा में आप लिख सकते हैं, नहीं तो जब भी प्रश्न पूछा जाए तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं उसको, ज़्यादा उस तरह से मत लिखिएगा। लेकिन हाँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, सीमा में हमने बता दिया है, विषय क्या था हमने इसमें बता दिया। महोदय को लगाना मत भूलिए, नहीं तो आप मान्यवर भी लिख सकते हैं महोदय के स्थान पर। और जो प्रश्न दिया हुआ है इसी प्रकार से, देखिए ज़्यादा बड़े में नहीं है, ज़्यादा बड़े में नहीं है। और जब आप इतना दे ले जाते हैं स्टूडेंट पत्र लिखने में, तो 8 नंबर आपका कोई भी नहीं काट सकता, ये मेरी गारंटी। स्टूडेंट 8 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, खासकर पत्र लेखन में। तो इसी तरीके से आपको पत्र को क्या है, लिखना है। याद रखिएगा स्टूडेंट, पत्र लिखने का सबसे आसान तरीका है। और भी हमारा वीडियो आएगा जिसमें हम इम्पोर्टेंट पत्र लेखन को बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप पत्र लिखना जाने और आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ज़्यादा ज़्यादा आप घर पर भी लिखना। और इसका एक क्या है, रूटीन बना लीजिए कि आप हर हफ्ते क्या है, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए और बोर्ड एग्जाम का पेपर देने के लिए। तो इसी में एक हफ्ते में आप कम से कम आप पत्र लेखन जरूर लिखें, आपको एक स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं, हमने पत्र लेखन को भी बता दिया है। और इसी के साथ में जो हमारा पूरा टॉपिक है, क्या है, इसी के साथ में जो हमारा पूरा टॉपिक है, खासकर जो पार्ट 2 का वीडियो है, जिसमें हमने बताया था 50 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, इसमें 50 नंबर को हमने बिल्कुल पक्का कर दिया। सारी चीज़ों को हमने बता दिया है, एक एक सारी सवालों का क्या है, सारे सवालों का हमने जवाब दे दिया है इस वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं
सारी चीज़ें हमने बता दिया है, और मैं कौन कौन से टॉपिक बताया हूँ मैं उसको भी बता देता हूँ ताकि सारा डाउट आपका क्लियर रहे। ये देखिए यहाँ पर देखिए 50 नंबर जो हमने पक्का कर दिया, यानी 50 नंबर तो एक हमारा जो वीडियो था सेक्शन ए वाला उसमें भी कंफर्म कर दिया था, लेकिन इस वीडियो में भी 50 नंबर आपका कंफर्म हो गया है और टोटल 100 नंबर का जो है पूर्णांक कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 का वीडियो है, 11 टॉपिक को संक्षेप में बता दिया है और समझा कर भी बताया है। देखिए 7, यहाँ पर देखिए 7 7 14 14, यहाँ पर देखिए किस तरह से है, पूरे टॉपिक को बता दिया एक एक करके, निबंध, संधि विच्छेद, समास, विग्रह, प्रत्यय, विभक्ति, परिचय, पत्र लिखना भी बता दिया कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पत्र किस तरह से लिखना है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट 11 टॉपिक को संक्षेप में बताया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं, समझ लीजिए आपके अंदर वो जुनून है जो आप बोर्ड एग्जाम में करना चाहते हैं, और 100 में से 95 प्लस ये गारंटी लेता हूँ आपकी पक्का है। जो मैं सारी चीज़ें बताऊँ, सेक्शन ए वाला जो वीडियो है नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, और जिस तरह से मैंने सारी चीज़ें बताई हैं यदि आप उस तरह से अप्लाई करते हैं तो गारंटी लेता हूँ 100 में से 95 प्लस आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, खासकर जो क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट हैं और इस बार पेपर देने वाले हैं। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बनाने में लिटरली 15 दिन मुझको लगे हैं। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा रहा वीडियो, कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आए इस टॉपिक वाले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए।